एक सास की दो विधवा बहू, दो सुहागन बहू। काशीपुर के एक छोटे से गांव में ललिता नाम की औरत रहती थी। उसका पति कुछ समय पहले ही स्वर्गीय हो चुका था। वह अपने 4 बेटे और 4 बहू के साथ रहती थी। वह अपने चारों बेटे और चारों बहुओं के साथ बहुत खुश थी। एक दिन राहुल और करण एक मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं। अरे माँ, आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। जैसी मीटिंग डन हो जाएगी हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। हाँ माँ, हमारे काम की नई शुरुआत होगी। अरे बच्चों, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम दोनों अपने काम में हमेशा आगे ही रहोगे। ये एक माँ का आशीर्वाद है। तभी ललिता अपनी बहू से कहती है, अरे कंचन, आरती, तुम दोनों कहाँ हो? जरा मेरे बेटों का मुंह तो मीठा करवाओ। ये अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। कंचन और आरती दही शक्कर लेकर आती हैं और अपने अपने पतियों को दही शक्कर खिला देती हैं। जिसके बाद करण और राहुल दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ललिता की चारों बहू कंचन, आरती, रेखा और शिल्पा चारों मिलकर घर के काम करने लगती हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते वह चारों खाने की तैयारियों में लग जाती हैं। आज तो मैं सारा खाना अपने दोनों देवरों की पसंद का ही बनाऊंगी। हाँ, वो दोनों इतने बड़े काम के लिए जो गए हैं, भगवान करे वो दोनों अपनी जिंदगी में तरक्की करें। तभी घर में शिल्पा और रेखा के पति आ जाते हैं। अरे कहाँ हो सभी? कोई घर में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है चारों महारानियां रसोई में खाना बना रही हैं। तभी वह दोनों रसोई में आ जाते हैं और उन चारों से कहते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जरा जल्दी से खाने को दे दो। हाँ हाँ, आज का दिन बहुत मेहनत पूर्वक निकला है। इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की। अरे आप दोनों मुंह हाथ धोआओ, राहुल और करण भी आते ही होंगे। वह दोनों जाकर हाथ मुंह धोने लगते हैं और कुछ ही देर में खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता भी आकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाने का इंतजार करने लगती है। तभी उनके घर की फोन की रिंग बजती है। अरे भूपेश, जरा फोन तो उठा, देख तो सही कौन है फोन पर। अरे भैया बैठे रहो, मैं जरा देखकर आता हूँ आखिर कौन है फोन पर। जैसे ही लखन फोन उठाता है, फोन की दूसरी तरफ एक नर्स कहती है, क्या हमारी बात राहुल और करण के घर से हो रही है? हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? दरअसल आपके दोनों भाइयों का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। आप उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जा सकते हैं। ये सुनते ही लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने परिवार के सभी लोगों को करण और राहुल के बारे में बताता है, जिसके बाद ललिता फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया सब? अचानक से मैंने ऐसा तो कभी भी सोचा नहीं था। मुझे 4 कंधा देने वालों में से 2 भगवान को प्यारे हो गए। भगवान, ये तूने कैसा अन्याय किया है मेरे साथ। ललिता की रो रोकर बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन और भूपेश दोनों अपने भाई की डेड बॉडी घर ले आते हैं। सभी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद कंचन और आरती दोनों विधवा हो जाती हैं। ललिता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो, ये घर तुम्हारा ही है और तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरे बेटे नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। कभी इस घर को पराया मत समझना। माँ जी, जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। आप चिंता मत कीजिए, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। कंचन और आरती दोनों अपनी सास को हौसला देती हैं, जिसके बाद शिल्पा एक कमरे में रेखा को ले जाकर उससे कहती है, अरे इनके पति तो मर गए हैं, अब इस घर की मालकिन तो हम दोनों ही हैं, क्योंकि हमारे पति कमाच नहीं हैं। तुम सही कहती हो, अब इनसे ज्यादा इस घर पर हमारा हक है। वह दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ लखन और भूपेश अपनी माँ ललिता से कहते हैं, माँ आप चिंता मत करो, अगर हमारे दोनों भाई इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, हम दोनों आपका साथ देने के लिए हमेशा आपके पास रहेंगे। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, हमारे होते हुए आप परेशान मत हो। आरती और कंचन हम दोनों की भाभियां हैं, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ललिता अपने दोनों बेटों का आशीर्वाद देती है। उस दिन के बाद से लखन और भूपेश दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिल्पा और रेखा दोनों बेचारी आरती और कंचन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती हैं। देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज तुम दोनों मेरे हिस्से का भी काम कर लेना।
अरे मेरे तो कल रात से ही शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों अपने आप घर का सारा काम कर लेना। और देखो माँ जी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। वह उन दोनों को हुक्म देकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद बेचारी कंचन और आरती दोनों घर के काम करने लगती हैं। जब से हमारे पति स्वर्गीय हुए हैं तब से रेखा और शिल्पा हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करने लगी हैं। वो खुद तो कुछ करती नहीं और सारे काम हम ही से करवाती हैं। ये तो है ही, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम माँ जी को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते, और फिर हमारा उनके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? दोनों ये सोचकर अपनी जेठानियों के नखरे उठाती रहती हैं। इस बात से ललिता बेखबर होती है, क्योंकि ललिता के सामने उसकी दोनों बहू शिल्पा और रेखा अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करती और उसके जाने के बाद वह बेचारी कंचन और आरती के ऊपर खूब अत्याचार करती। एक दिन ललिता मंदिर से जल्दी ही आ जाती है और वह अपनी दोनों बहू रेखा और शिल्पा को आरती और कंचन के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे जाने के बाद शिल्पा और रेखा मेरी दोनों बहुओं के ऊपर इतना अत्याचार करती हैं। ललिता चुपचाप घर के अंदर आती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख उनसे कहती है, वाह बहू वाह, मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों इन बेचारियों के ऊपर अत्याचार करोगी। अरे ये दोनों विधवा हैं तो क्या हुआ, इस घर पर इनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम दोनों का। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? इस घर में हमारे पति कमा कर देते हैं, इसका मतलब इस घर में इन दोनों से ज्यादा हमारा अधिकार है। शिल्पा सही कहती है, इस घर में हम दोनों के पति कमा कर दे रहे हैं, इतनी मेहनत करके वो कमाते हैं और ये दोनों मुफ्त का खाती हैं, इसलिए इस घर पर इनसे ज्यादा हमारा हक है। तो हम दोनों काम क्यों करेंगे? यही दोनों घर का सारा काम करेंगी। अच्छा, तो तुम दोनों ऐसा सोचती हो? अगर तुम दोनों ऐसा सोचती हो तो आज से मैं अपनी सारी वसीयत इन दोनों के नाम करती हूँ और तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी और मेरी वसीयत का एक कौड़ी भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रेखा और शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी सास से कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे। हाँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें आखिरी मौका दे दीजिए। आज से मेरी अलमारियों की चाबी मैं इन दोनों को देती हूँ। ये लो आरती और कंचन, तुम दोनों आज से घर की जिम्मेदारियों को संभालोगी और ये दोनों घर के काम करेंगी। ललिता अपने घर की सारी चाबियां आरती और कंचन को दे देती है, जिसके बाद शिल्पा और रेखा दोनों को बहुत अच्छा सबक मिलता है। उस दिन के बाद से वह अपना बर्ताव अपनी दोनों देवरानियों के प्रति बदल देती हैं और मिल बांट कर चारों काम करने लगती हैं, जिसके बाद ललिता अपनी चारों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर हमारे घर के सदस्यों की जिंदगी में कुछ बदलाव आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन बदलावों के प्रति हम लोगों को बदल जाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए और उन्हें उनके पैरों पर खड़े करना चाहिए, ताकि हमारे अपने कभी अपने आप को अकेला ना समझें। वल्लभगढ़ गांव में आज शादी का खुशनुमा माहौल छाया हुआ था। आखिरकार लीलावती आज अपने 5 बेटों की शादी जो कर रही थी, जिसे देखकर लीला की सालों पुरानी सहेली रज्जो कहती है, क्या बात है लीला, आज तो तेरा चेहरा चकमक के जैसे चमक धमक रहा है। अरे ये भी कोई कहने पूछने की बात है, आखिरकार आज मैं इकट्ठे 5 बहुओं की सास बनने जा रही हूँ। अभी तो मेरा चेहरा चमक रहा है, मगर कल से मेरे घर का फर्श भी शीशे के जैसे चमक उठेगा जब मेरी 5 बहुओं के हाथ पांव इस घर में पड़ेंगे। दरअसल 5 बहुओं की आड़ में लीला देवी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वैसे तो वो खोजने निकली थी बाई, मगर फिर उनके नजर अपने बेटों के चेहरों पर घिर गई। फिर क्या था, चटमंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा के लीलावती बन गई 5 बहू रश्मि, रजनी, पूर्वी, परिणीति और सीता की इकलौती सास। आओ आओ मेरी 5 परिंदों, इस नए बसेरे में तुम्हारा स्वागत है। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ जाकर आराम फरमाओ, क्योंकि कल से तो ये आराम हराम हो जाएगा। इसी के साथ लीलावती की बहू कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह
लीला घर में टंगी घड़ी की ओर निहारती हुई अपनी बहुओं के कमरे में ताका झाकी करते हुए कहती है, हाँ, शादी के पहली सुबह ही इनका ये हाल है। सबेर के 7 बजे तक भी इनके सुगबुगाने की आहट नहीं। काफी देर बाद पांचों बहू अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जिसे देखकर सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे कम वक्त, तो ये कोई बखत है नई नवेली बहू के जागने का? इतनी देर सवेर से जागकर सोफे पर पसर गई, पांचों हाथ पांव हिलाने डुलाने का मन नहीं है क्या? मगर सासू माँ, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। माँ ने कहा था बगैर हाथों की मेहंदी छूटे बहू काम नहीं करती। तेरी माँ की सीख गई तेल लेने। जल्दी से पांचों उठो और काम पर लग जाओ। शादी के कारण सारा घर बिखरा हुआ है, बाथरूम बारात भर के कपड़ों से भरा है। 2 लुगाई लेते धो और 2 सफाई में लगो। और तू सीता बहू कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। फिर क्या था, पांचों बहू एक ही सुरताल के साथ कामों में लग जाती हैं। माँ जी, सारा काम सफाचट हो गया। शाबाश, ये हुई ना बात, सर्वगुण संपन्न बहुओं वाली बात। अरे सीता बहू, तेरा तामझाम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? खीर बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? जरा जल्दी कर। सीता बड़े से बाउल को अपनी सास के सामने परोस देती है। तभी लीलावती बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, अरे बहू, ये खीर को हल्दी कब से लगने लगी? माँ जी, ये खीर नहीं बल्कि मैगी है। इसके सिवा मुझे और कुछ पकाना आता कहाँ है? बेचारी सास की आस पर पानी फिर जाता है। जिस मारे वह माथा पकड़कर जमीन को निहारती है, तभी उसे सोफे के नीचे कूड़े का ढेर नजर आता है। अरे रश्मि और रजनी बहू, ये किस उल जलूल तरीके से सफाई की है तुम फुहरों ने? घर के कोने कोने में कचरा नजर आ रहा है। अरे नजर झुकाकर निगाह तो दौड़ा लेती। माँ जी, माफ करना, मगर हमें ताका झाकी करने की आदत नहीं। हाय री मोरी मैया, मैंने तो सोचा था कि 5 बहू आ जाने से मेरा घर स्वर्ग के जैसे निखर संवर जाएगा। क्या पता था कि 5 पनौती निकलेंगी। किसी को सफाई नहीं आती तो किसी को खाना पकाना नहीं। अब मुझे खुद ही इन खच्चरों को खाना पकाना और घर संभालना सिखाना होगा। लीलावती अपनी 5 बहुओं को ससुराल का काम काज सिखाने लगती है। इस बीच 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। तो मेरी 5 बहुओं, तुम तैयार हो ना? आज तुम 5 का ट्रायल है। जो सफाई के साथ अपना काम करेगा उसे सर्वगुण संपन्न बहू का ताज मिलेगा। जी माँ जी। फिर 5 बहू काम में लग जाती है। कोई बहू लोट पोट होकर सफाई करती, तो कोई बर्तन मांजती, तो कोई खाना पकाती, और लीला हॉल में लगे घड़ी पर निर्धारित समय पूरा होते ही पहुंच जाती है सभी के कामों का दौरा करने। सबसे पहले रसोई घर का रुख करती हूँ। हाय रे मेरे फूटे करम। अरे ओ करम जली, ये खाना है या कोयला? जली हुई रोटी, अधपके चावल और सब्जी में तो मसालों की भरमार है। क्यों री रश्मि बहू, ये किस हिसाब किताब से बर्तन मांजे हैं तूने? मेरे सारे महंगे कप तोड़ फोड़ डाले। माँ जी, इट्स नॉट माई मिस्टेक। कप मेरे हाथों से खुश नहीं थे, इसलिए कपों ने मेरे हाथों से कूदकर आत्महत्या कर ली। हाँ माँ जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कड़छी चम्मच मेरे संभाल में नहीं आ रहे थे, दाल पर नजर दौड़ा रही थी तो रोटी कोयला बनी जा रही थी। इतने पर लीला गुस्से से गरजती हुई जैसे रसोई घर से निकलती है, फर्श पर लगे पोछे के कारण फिसलकर औंधे मुंह गिर पड़ती है। हाय रे मेरी कमर। ओह माँ जी, बढ़ा दी ना मुझ बहू की मेहनत, अब फिर पोछा लगाना पड़ेगा मुझे। धत, अरे नास पीटी ऐसे लगाते हैं पोछा, पूरे घर में पानी पानी कर रखा है। अभी मेरे कदुआ फूट पड़ता तो क्या होता? अरे तेरे सास की समाधि यहीं बन जाती। तुम 5 के पीछे सर खपाना खुरहा खच्चर से खेत चराने बराबर है। मेरे लाख मेहनत के बाद एक भी काम नहीं कर पा रही। तुम बहुएं बस बिगाड़ना जानती हो। सास का गुस्सा देखकर 5 बहू के सब्र का बांध टूट जाता है। बस सासू माँ, हम बहू हैं इस घर की, बाई नहीं। अरे ये तो गनीमत समझिए जो हम 5 बहू का फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हैं, वरना हम अपने घरों में हम 5 बहनें खुद का हाथ पांव चलाकर पानी भी नहीं पीती थी। क्यों, वहाँ क्या कौन पीकर काम चला लेती थी? माँ जी, आप ना जब मुंह खोलेंगी उल्टा ही बोलेंगी। हमें काम करने की जरूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे घर में आधे दर्जन नौकर की फौज थी।
हमारी मानिए तो आप भी बाई ले आइए, क्योंकि ये चूल्हा चौका हमारे बस की बात नहीं। नौकर की मांग करके पांचों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी रज्जू लीलावती से मिलने आती है। क्या बात है लीला बहन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पर 5 बहुओं के रहते ये घर बार बंगार की दुकान में क्यों बदला है? यही तो सारा रोना है रज्जो। मेरी 5 बहुएं पनौती हैं, पनौती कहती हैं हमसे नहीं होगा काम, नौकर की डिमांड कर रही हैं। ये शहर की मॉडर्न बहू तेरी ही तमन्ना थी, इसलिए बाई की फरमाइश कर रही हैं। हाँ रज्जो, अब पल्ले पड़ रहा है। मॉडर्न बहू की बजाय बोर्डम बहू लाई होती तो नौकर की मांग नहीं करती। कोई नतीजा ना निकलने पर लीला बिजली नाम की एक नौकर को घर बुलाती है। माँ जी, ये कौन है? मेम साहब, मैं मेरा इंट्रो देती हूँ। मैं हूँ बिजली, आप सास बहू की नौकरानी बोले तो बाई। ये सुनकर पांचों बहू के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और पांचों अपनी फरमाइश देती हैं। बिजली, जरा जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो, और मेरे लिए कॉफी, और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। बरोबर, अभी बना कर लाती हूँ। ठहर जा बिजली, तुझे पगार मैं दूंगी, इसलिए पहले जाके मेरा नाश्ता बना। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले तुम हमारा ऑर्डर पूरा करोगी। बिल्कुल नहीं बिजली, पहले बनेगा नाश्ता फिर पास्ता। खाने के खातिर सास बहू के बीच की बहसबाजी झुंझलाहट के साथ झगड़े का मोड़ ले लेती है। ये देखकर बिजली सास और पांचों बहू पर पिनकती हुई कहती है, आइला कितना लपड़ेबाजी है तुम सास बहू के बीच। देखो मेम साहब, मैं बाई है, हलवाई नहीं। पहले ही 5000 की पगार में झाड़ू कटका कर रही है। मैं एक बार में एक ही डिश पकाएगी, खाने का है तो बोलो, नहीं तो बिजली चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ये सुनकर सास बहू के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और बिजली के गुल होने की बात से सभी खुसर फुसर करने लगती हैं। सोच क्या रही हो, इतने कम बजट में बाई मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ रश्मि सच कह रही है, मुश्किल से तो माँ जी ने नौकर रखा है। अगर बिजली चली गई तो ससुराल का तामझाम हमारे सिर आ गिरेगा। 2 मिनट बाद, हमें मंजूर है बिजली, तुम जो बनाओगी हम खुशी से खा लेंगे, बस तुम हम बहुओं के जीवन में अंधेरा करके गुल मत होना बिजली। ठीक है, अब काली पीली बटरिंग बातें नको करो मेम साहब। इस तरह बिजली के बाई बनकर आ जाने से काम को लेकर हुई सास और उसकी पांचों बहू की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुस्से में बुदबुदाती हुई भावना अपने कमरे में एंट्री करते हुए दरवाजा पीटती हुई मेज पर बैठे अपने पति तरुण का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो दिन भर इस लैपटॉप में लगे रहते हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी तीनों बहनों से। सारा दिन छोटे छोटे मुद्दों का तिल का ताड़ बनाती रहती हैं, और तो और मेरा खून पीने को पीछे पीछे दौड़ती हैं। अगर मैंने माँ जी को वचन नहीं दिया होता ना, तो आज मेरी ननद मेरी नाक में दम नहीं करती। अरे छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं सेनोरिटा। अरे यहाँ तुम्हारी बीवी खून के आंसू रो रही है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। सारा दिन तुम्हारी बेवकूफ बहनों की उल जुलूल फरमाइश पूरी करने में रसोई में सुबह से रात बीत जाती है। बावर्ची बनाकर रख दिया है, जाने कब खत्म होगी मेरी तीनों ननद की नादानियां और नखरे। भावना, ननद भाभी में ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। देख लेना, एक दिन जब तुम्हारी तीनों ननद इस घर से रुखसत होंगी, उस रोज तुम खूब रोओगे। अरे कौन ले जाएगा इन आफतों को अपने घर? देखा नहीं, एक शेप से बाहर है तो दूसरी छोटा चेतन और तीसरी तो बत्ती गुल होते ही गायब हो जाती है। ये है भावना, 3 ननद की इकलौती भाभी। वैसे तो अपनी ननद का परिचय वो पहले ही दे चुकी है, तो अब चलते हैं एक भाभी के 3 ननद के घर। शिल्पा, कुहू और दीपिका भावना की 3 ननद हैं। जहाँ शिल्पा मोटी, वहीं कुहू बेहद काली और दीपिका जरूरत से काफी ज्यादा छोटे कद की ननद है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो आप? अरे आ गई बाबा, भोपू की तरह नॉन स्टॉप क्यों बज रही हो? वाह जी वाह, कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना तो कोई आपसे सीखे। अब ये कौन सी मनगढ़ंत कहावत है? अभी घड़ी में समय क्या हुआ है? 10 बज रही हैं। भाभी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ये सप्लीमेंट मैं शोपीस के लिए नहीं लाई। अगर मैं डेली रूटीन में से पीऊंगी नहीं तो कैसे होगी मेरी हाइट बॉलीवुड की दीपिका के जैसे? ये सुनकर नाटी ननद की भाभी मधुर लहजे से कहती है, दीपिका, अगर बचपन में कॉम्प्लान पिया होता तो आज तुम्हें अपना कद बढ़ाने के लिए इस सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं होना होता। मैंने भले ही कॉम्प्लान ना पिया हो, मगर आपने खूब करेले खाए हैं, इसीलिए आपकी बातें मुझे जहर लगती हैं।
तुम भाभियां होती ही जल कुकड़ी हो। रहने दे भावना, तेरी सूझबूझ भरी बातें इस बैल बुद्धि बौनी ननद के समझ से बाहर है, क्योंकि भेजे में तो भूसा भरा है। अपनी नाटी ननद के सर चढ़े लंबे होने का भूत देखकर भावना उसे दूध में सप्लीमेंट मिलाकर दे देती है। तभी कुहू के कमरे से आवाज आती है, भावना भाभी कहाँ हो आप, मेरे कमरे में आओ। ये सही बला है, एक के नखरे पूरे करती है, दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्या हुआ कुहू? वो मैंने ना एक एड ब्रेक देखकर ये फेस क्रीम मंगाया। ये क्रीम ना काली कोयल को भी हंस बना देती है, फिर मैं तो सिर्फ सांवली हूँ। अरे सांवली नहीं बल्कि बावली कहो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि एड ब्रेक की बातों में मत आया करो। ये लोग अव्वल दर्जे के ठगी होते हैं, मगर मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद तुम्हारे सर से लीपा पोती का भूत उतरता ही नहीं है। मानो ट्रेन महंगी प्रोडक्ट पर पैसे फूकने की बजाय हल्दी और चंदन का उपटन लगाओ, तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने दमकने लगेगा। ओ प्लीज भाभी, अपनी सो कॉल्ड हिदायत अपने पास रखो। तुम्हारी ननद का नया नक्श अप्सरा सा सुंदर है, इसीलिए तुम्हें डर है कि कहीं मैं गोरी चिट्टी हो गई तो तुम्हें भी मात दे दूंगी। सही कहा मेरी बैल बुद्धि ननद, तुम मुझे मात दोगी, लेकिन गोरेपन में नहीं बल्कि आइकॉनिक के काले गहरे काजल में। भाभी, अरे ओ भावना भाभी, अरे कौन सी ख्याली खिचड़ी पकाने लगी। मैं आंखें बंद करी हूँ, जल्दी से क्रीम मेरे काले चेहरे पर लगा दो और ध्यान रहे कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, वरना तुम कुहू के गुस्से से वाकिफ हो। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम क्या भाभी कुहू अपने गोरेपन से कैटरीना को भी मात देगी। ऐसा ही हो। अचानक भावना की मोटी ननद शिल्पा अपने भारी कदमों के साथ कुहू के कमरे में आती है। भावना भाभी, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप मिली कहाँ कुहू के कमरे में। अरे मैंने रसोई घर में अपना डाइट चार्ट इसलिए नहीं चिपकाया कि रोजाना मुझे आपको याद दिलाना पड़े कि मुझे 7 बजे सैलेड और हर 1 घंटे पर ग्रीन टी चाहिए, ताकि मैं अपने मोटापे को मात दे सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है आप चाहती ही नहीं कि आपकी ननद स्लिम हो, बस नाम मात्र की जिम्मेदारी निभाती हो। जबलपुर की ट्रेन पकड़ नहीं होती है क्या, जो जल्दबाजी में अपनी ननद की फरमाइश निपटाती हो। कभी एक खीरे में 2 टुकड़े करती हो तो कभी ग्रीन टी का गुड़गोबर कर देती हो। अगर तुम तीनों ननद को भाभी के किए कामों में इतना ही नुष्क नजर आता है तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी भाभी के पास बतेरे काम होते? सुबह से रात तक तुम तीनों ननद मुझे एक पांव पर नचाती हो। ऐसा कहकर भावना वहां से चली जाती है। तभी तरुण कमरे में कदम रखता है और दोनों ननद अपनी भाभी के खिलाफ तरुण को भड़काते हुए कहती हैं, भैया देखो भाभी हमें देखकर कैसे आंख भौं से कोड़ रही थी। शिल्पा, कुहू, भावना तुम्हारी भाभी है। जब माँ इस दुनिया से चले गई थी तब तुम्हारी भाभी ने ही तुम तीनों की खुशी के लिए अपने शौक का गला घोंट दिया था, और आज जब तुम सयानी हो गई हो तो अपने भाभी को भेंट में अपने तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी भाभी भले जुबान की कड़वी है मगर दिल से मोम है, मोम। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। हाँ भाभी ने हम तीनों के सैकड़ों नखरे झेले, बावजूद इसके हम भाभी के साथ अच्छा तालमेल नहीं रख पाए। तीनों ननद एक साथ बैठकर बातें करती हैं। तभी शिल्पा कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। भाभी को मालपुए खाना बहुत पसंद है। अरे मोटी तेरे भेजे में खाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता? मगर कुहू, आइडिया बुरा नहीं है। तीनों ननद रसोई घर में आकर मालपुए बनाते हैं, मगर अपनी बेवकूफी के चलते वह मालपुए में नमक डाल देती है। कुछ देर बाद टंटना, देखो भाभी, आपकी ननद आपके लिए मालपुए बनाकर लाई है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मालपुआ किस खुशी में लाई हो? भाभी आप गुस्सा थूक दीजिए ना और ये मालपुए खाकर अपनी ननद को माफ कर दीजिए। भाभी, आपने हमेशा अपनी मंदबुद्धि ननद के नखरे झेले, हमारे एक एक फरमाइश को आपने पूरा किया, मगर हम आपकी अथाह कोशिश को अपनी कमी के आगे देख ही नहीं सके। अरे बस करो पगली, अब रुलाओगी क्या अपनी भाभी को? वैसे भी ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोंक होती ही रहती है, मगर याद रखना सच्चा रिश्ता वही है जो हमें बगैर बदले हर हालातों में स्वीकार करता है। अरे अब हम ननद भाभी भरत मिलाप ही करती रहेंगी तो मालपुआ ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही भाभी अपनी तीनों बेवकूफ ननद का पकाया मालपुआ खाती हैं तो कहती हैं, भाभी मालपुआ अच्छा नहीं बना है क्या? अरे मेरी नादान ननद जी, आप तीनों ने मालपुए में शक्कर की जगह नमक उड़ेल दिया है। क्या? जी हाँ, मगर आज मेरे मन का प्याला उमड़ रहा है क्योंकि मेरी तीनों ननद अब धीरे धीरे सयानी के साथ समझदार बन रही हैं। इस तरह ननद भाभी के रिश्ते की नोकझोंक समय से मधुरता का मोड़ ले लेती है और आखिरकार भावना अपनी बैल बुद्धि नादान ननद को समझदारी के सफर से रूबरू करवाती है, जिसके कुछ दिनों बाद
उसकी काली मोटी और नाटी ननद की शादी बड़े ही सुलझे परिवार में हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी भाभी को तुम तीनों पर पूरा यकीन है कि तुम अपने ससुराल को प्यार से संवारोगी और निखारोगी। भाभी, हम तीनों ननद जीवन भर आपकी आभारी रहेंगी, माँ बाबूजी के चले जाने के बाद हमें बेशुमार प्यार दुलार देने के लिए। इस तरह अंत में ननद भाभी अपनी शादीशुदा गृहस्थी में खुशी से रहने लगती हैं। आखिरकार भावना अपनी सास को दिया वचन एक भली भाभी बनकर पूरा करती है। 3 जादुई झरने। मंदिर की सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत गिर गई थी। तभी उसका बूढ़ा पति रमेश, जो कि अपाहिज था, वो व्हीलचेयर पर बैठकर मदद की गुहार मांग रहा था। अरे अरे, कोई तो देखो, मेरी पत्नी को क्या हो गया। अरे कोई संभालो उसे, मेरे अपाहिज जैसे आदमी की मदद करो। मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल ले जाओ। अरे अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी पत्नी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। शुक्रिया बेटा, जल्दी से ले चलो। बाबा परेशान मत होइए, दादी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी दोनों माँ बेटी एक ऑटो में उन बाबा और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उस बुढ़िया के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगता है। तो रुक्मणी कहती है, डॉक्टर साहब पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जितना चाहिए मैं उतना दूंगी, बस आप अम्मा जी को ठीक कर दीजिए। ठीक है। ऐसा बोलकर रुक्मणी पैसों से भरा बैग डॉक्टर को इलाज के लिए देती है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मुबारक हो, अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। पर मुझे आप कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप तो वही औरत है ना जो कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल में आई थी, और आप पर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो आज कहां से आई? और इतने पैसे कि आपने इन बाबा की मदद कर दी? डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के खेल निराले हैं, उनकी कृपा से आज सब कुछ है मेरे पास, इसलिए मैं दोनों हाथ से मदद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अपनी व्हीलचेयर चलाकर वो बूढ़ा रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, अरे बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, ऐसा कुछ मत कहिए, बस मुझे अपनी बेटी समझिए, ये मेरा फर्ज था। गुंजन बेटा, बाबा को खाना खिला दो, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। जी माँ। अपनी माँ की बात सुनकर गुंजन अपने हाथ से उन बाबा को खाना खिलाती है। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था कि उनके पास एक वक्त बिल्कुल पैसा नहीं था, और आज रुक्मणी दोनों हाथों से मदद कर रही थी। आखिर उस पर इतने सारे पैसे कहां से आए, और इस आधी अधूरी बात की पूरी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जहां रुक्मणी ब्लड कैंसर से पीड़ित 6 माह से थी और बिस्तर पर पड़ी थी। कभी भी उसे खून की उल्टियां हो जाया करती थी। पति पहले ही एक दुर्घटना में गुजर चुका था। वहीं रुक्मणी की 9 साल की बेटी गुंजन अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अक्सर बेचैन रहा करती थी। शाम को वो फिर अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर खांसती है तो कुछ रक्त की छींटें पल्लू पर आ जाती। हे भगवान, बचा ले मुझे, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर देना। ऐसी बीमारी देकर मेरी छोटी सी बच्ची को कौन पालेगा। माँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, आपके मुंह से खून क्यों निकलता है? आप बेहोश भी हो जाती हैं, आपके हाथ पैर कांपते हैं, तुम मुझसे देखी नहीं जाती। बेटा, मैं समझ रही हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है। तू मेरे बारे में बहुत सोचती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। मेरी बीमारी ऐसी है कि ये मुझे ले डूबेगी एक दिन। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकती, मुझे छोड़कर मत जाना कभी। बेटा, हम पर इतने पैसे नहीं है कि मेरा इतना महंगा इलाज हो सके। बहुत लाखों रुपए चाहिए, और इलाज हो भी जाए तो जान बचना मुश्किल है। खांसते हुए रुक्मणी फिर खून की उल्टी करती है। अपनी माँ को ऐसा कहकर गुंजन किसी ऑटो वाले के हाथ जोड़कर हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ गुंजन रोते हुए उसी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ती है। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप उनको देखो ना, ठीक कर दो उनको, बार बार उल्टी आती है खून वाली, खांसती है मम्मी। अरे बेटा, ऐसे इलाज नहीं होता, फॉर्म भरना होता है, पैसे चाहिए, टेस्ट होंगे। मैं टेस्ट तो फ्री कर दूंगा, पर आगे के इलाज के पैसे देने होंगे। डॉक्टर अंकल, कितने पैसे चाहिए? ठीक तो हो जाएंगी ना? टेस्ट के बाद बताता हूँ बेटा। वो डॉक्टर रुक्मणी का टेस्ट कर लेता है और रिपोर्ट आने के बाद कहता है, बेटा, रुक्मणी के ठीक होने के चांस हैं, पर इसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, जिसके कम से कम 25 लाख रुपए लगेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है ना,
डॉक्टर साहब, आपने मेरा फ्री टेस्ट करके मुझे थोड़ी देर राहत देकर इंजेक्शन लगा दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल गुंजन बेटा, यहाँ से चल। दोनों माँ बेटी परेशान होकर बाहर आ जाती हैं। तभी अपने आंसू छुपाते हुए गुंजन मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। हे भगवान, मम्मी को ठीक कर दो, हम पर इतने पैसे नहीं हैं, कोई चमत्कार कर दो भगवान जी। तभी उस शिव मूर्ति में से शिव जी बूढ़े व्यक्ति बनकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा आंखें खोलो, तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिससे तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं। कैसा रहस्य बाबा? बेटी, यहाँ एक पहाड़ी है जहाँ से 3 जादुई झरने निकलते हैं। एक सोने का जिसमें सोना बहता है, एक साधारण झरना, तीसरा चमकते हीरों सा बहता झरना जिसमें हीरे बहते हैं। अगर तू उसमें से सिर्फ साधारण पानी लाकर बिना लालच के अपनी माँ को पिला देगी तो तेरी माँ बिल्कुल निरोगी हो जाएगी। लेकिन लालच किया तो तेरी माँ की जान भी जा सकती है। अब ये तुझे तय करना है। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगी। मुझे ये रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। आयुष्मान भव बेटी। तभी गुंजन अपनी माँ को घर में बिठाकर उस ऊंची पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ 3 झरने वाली नदी बह रही थी। वहां पहुंचते पहुंचते उसके पाँव में कंकड़ चुभ जाते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। वो चमकती हुई झरने को देखकर कहती है, बाप रे बाप, ये तो जादुई 3 झरने बड़े ही चमक रहे हैं। अगर इनमें से मैं सोना या हीरा ले लूं तो उससे मेरी माँ की परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये देखकर डॉक्टर इलाज भी कर देगा। हाँ, सोना लेना ठीक है। गुंजन ऐसा कहकर सोने के पानी में से सोना लेने वाली होती है कि उसे उन बाबा की याद आ जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही थी। अगर मैं लालच करके सोना लूंगी तो माँ की जान को खतरा होगा, और यदि सोना देकर माँ का इलाज करा लिया तो कोई गारंटी नहीं कि वो 100% ठीक हो जाएंगी, जबकि जादुई पानी से माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हे जादुई झरने, मुझे माफ करना, मैं आपका सिर्फ साधारण पानी लेना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसे हीरे और सोने की जादुई झरने अपनी ओर बुलाते हैं। लेकिन गुंजन दृढ़ निश्चय होकर सिर्फ साधारण पानी लिए जब जाने लगती है तो नदी में से एक देवी प्रकट होकर उससे कहती हैं, गुंजन बेटी, मैं तुम्हारी दृढ़ संकल्प से, तुम्हारे नेक दिल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इन तीनों जादुई झरने में से सिर्फ साधारण पानी लेना जरूरी समझा, इसलिए मैं तुम्हें सोने और हीरे के झरने से कीमती आभूषण ले जाने की इजाजत देती हूँ। इन्हें बेचकर तुम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। शुक्रिया देवी नदी। ऐसा कहकर सोने के झरने से सोना और हीरे के झरने से बेशुमार कीमती हीरे निकलकर और साधारण पानी लिए गुंजन अपने घर पहुंच जाती है और वो पानी अपनी माँ को पिला देती है, जिसे पीते ही रुक्मणी बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी, रूपवती हो जाती है और अपने चेहरे को छूकर कहती है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी जाइयां भी चली गई। मेरी बेटी, तूने मुझे ठीक कर दिया। सब बेटे की दुआ मांगते हैं, पर मैं कहती हूँ कि सबको तुझ जैसी बेटी ही मिले। गुंजन बेटी, तूने ये कैसे किया? तुझ पर इतना सारा सोना और हीरे कहाँ से आए? तभी गुंजन अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो कहती है, बेटा, भगवान ने हमें जादुई रहस्य दिया है जिसे हम किसी को बांटेंगे नहीं, लेकिन इससे सभी गरीब लोगों की मदद करेंगे। पहले मंदिर जाकर सबको उनकी जरूरत की चीजें देते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है माँ। रुक्मणी उन सोने और हीरों को सुनार को जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो बहुत सारे खाने का भंडारा करती है, जिससे गरीब व्यक्ति अपनी भूख मिटाता है और गुंजन सभी को कंबल बांटती है। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्वस्थ रखे, जैसे तुमने सबको खाना और कंबल बंटवाए हैं। शुक्रिया, और खा लीजिए। तभी वहाँ एक बुढ़िया गिर जाती है और एक अपाहिज बुढ़ा अपनी पत्नी के लिए रोता है। रुक्मणी कहती है, बाबा परेशान मत हो, ये आपकी पत्नी जरूर ठीक हो जाएंगी। मैं अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ।
ऐसा बोलकर रुक्मणी अपनी बेटी को लिए उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां कुछ घंटों में अच्छे से उन अम्मा का ऑपरेशन हो जाता है और वो वही डॉक्टर होता है जिसने उसके फ्री टेस्ट किए थे। तभी पैसों की गड्डी देकर और उन्हें उनके घर छोड़कर रुक्मणी कहती है, बाबा, अम्मा, आप दोनों को फिर कभी पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपनी बेटी को बुला लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, छोटी को खाना भी खिलाना है। ठीक है बेटा। तभी रुक्मणी अपनी बेटी को खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाती है, उसे नए कपड़े दिलाती है और ऐसे ही उन जादुई झरने के इस्तेमाल से वो सड़क किनारे बैठे गरीब बेसहारा लोगों की वो दोनों माँ बेटी निस्वार्थ मदद करती हैं।